हेलो, जय हिंद। आज हम इंडिया का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यह वार्षिक करंट अफेयर है क्योंकि हमें आगे इस साल का 2025 का तो करंट अफेयर कंप्लीट करना ही है। उसके साथ साथ हमें पिछले साल के भी करंट अफेयर पर एक नज़र डालना ज़रूरी रहता है क्योंकि एक आयोग जो है एक कदम आगे भी चलता है और एक कदम पीछे भी चलता है। इसी कारण हमको दोनों साल का करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ लाई हूँ। तो अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो को पे बने रहे और हो सके तो हम इस सीरीज़ में थोड़ा करा सके और अगले सीरीज़ में ज़्यादा वीडियो करा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल पे बने रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वार्षिक करंट अफेयर है उसके बारे में। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2024। यह कहाँ का सूरत है? तो यह दिया गया है द इंडियन एक्सप्रेस और यह 18 नवंबर 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ। ओके, थीम क्या थी इसकी? जो G20 शिखर सम्मेलन, यह एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु क्या थे? तो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु को पढ़ते। पहला है सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरब पट्टियों पर कर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ 2025 में COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन का समर्थन करना। दूसरा में हम देख रहे हैं कि भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर ज्ञान के आदान प्रदान बढ़ाकर देश संचालित साक्ष्य आधारित कार्यक्रम का समर्थन करता है। तीसरा हमारा है वैश्विक शासन संस्था में सुधार लाना। चौथा सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। अब भारत में क्या? भारत G20 शिखर सम्मेलन भारत G20 के दौरान, यानी कि भारत जो है G20 में जो भाग लिया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपराधिकारिक तौर पे अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना। भारत और इटली में संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 25 से 29 यानी कि 2025 से 29 तक का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग रेखांकित करना। भारत चीन सीमा पर सैन्य बलों की वापसी में प्रगति को दोनों देशों ने स्वीकार किया। G20 है क्या? तो इसके बारे में हम देखने तो चले जानते हैं G20 है क्या। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दा पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई। जैसे इकट्ठे होकर हम लोग कई देश बात कर सके इस वित्तीय संकट पे, वैश्विक आर्थिक पे। इसी कारण यह G20 का एक गठन किया गया 1999। 2007 के वैश्विक
2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य यानी कि राज्य मतलब देश सरकार प्रमुख के स्तर तक उन्नत किया गया। भारत की अध्यक्षता में 2023 में अफ्रीकी संघ AU को G20 के वर्ष 2025 तथा 26 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका और US को सौंपी गई है। ओके, जो आगे 2025 तथा 26 में जो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका और US को सौंपी गई है। ओके, चलिए एक नज़र डालते हैं हम अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। ओके, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024, इससे ज़रूर है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। यह है द हिंदू का एडिटोरियल। ओके, हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है किस पार्टी के, तो आप बता सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी के। ओके, डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि जेड वैंस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के से थे, तो उसमें हो जाएगी रिपब्लिकन पार्टी। तीसरा जो है किस नंबर के राष्ट्रपति थे, 47वें इनके 47। और चौथा जो हमारा हो जाएगा इसमें क्वेश्चन, वह उपराष्ट्रपति किसे राष्ट्रपति किसे बनाया गया, तो जबकि जेड विंग्स को उपराष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि बाहरी बैकग्राउंड को 132 सालों में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति है और 1892 में 1892 में बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कीजिए। ओके, बाहरी बैकग्राउंड गोवर क्लीनलैंड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हमारे कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी के निर्वाचन होने वाले सबसे उम्र दराज 78 वर्ष के राष्ट्रपति बन गए हैं। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव के विजेता को G20 25 को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चुनाव की प्रक्रिया को देख लेते। चुनाव की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है। जो राष्ट्रपति का चुनाव तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें अमेरिकी के नागरिक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। जो अमेरिका में चुनाव होती है वह अप्रत्यक्ष रूप से होती है और यह 5 प्रकार के चरणों में होते हैं। ओके, तो पहला है प्राइमरी और कॉकस, राष्ट्रीय समावेश, चुनाव प्रचार, आम चुनाव, निर्वाचन मंडल। ओके, तो प्राइमरी में क्या होता है वो देखते हैं। प्राइमरी और कॉकस में होता है रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि अमेरिका में 2 तरह की पार्टी, रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेटिकल पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य में प्राइमरी चुनाव और कॉकस आयोजित करती है। ओके, जो पहला चुनाव होता है वह अमेरिका के राज्यों में प्राइमरी चुनाव और कॉकस द्वारा आयोजित की जाती है। दूसरा जो है राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति पद के
उम्मीदवारों का आधिकारिक नामांकन होता है। तीसरा जो होता है तीसरा निर्वाचन मंडल। ओके, प्रत्येक राज्य में निर्वाचनों के लिए एक निश्चित संख्या होती है तथा किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 सीटें हैं वहाँ, मगर जीतने के लिए 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है। ओके, जिस प्रकार हमारे लोकसभा में 543 सीटें। निर्वाचन मंडल अप्रत्यक्ष रिपब्लिक पार्टी को 50.4% मत और 332 निर्वाचन मत प्राप्त हुए। जो अभी चुनाव हुए हैं वह रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप को है वह 50.4% मत और 312 निर्वाचन मत प्राप्त हुए हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 48 मत एवं 225 की मत प्राप्त हुए। नोट: अमेरिका में निर्वाचन मंडल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ओके, अब पात्रता देख लेते हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए वहाँ के क्या चाहिए। ओके, यूएसए का जन्मदाता यानी कि वहाँ का वह नागरिक हो, यूएसए का 14 वर्ष से यूएसए का निवासी हो, यानी कि अगर नागरिक नहीं हो तो 14 वर्ष से वहाँ पे निवास करता। दूसरा, उम्र कम से कम 35 यानी कि 35 होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम डालेंगे ब्रिक्स 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। यह स्रोत है द हिंदू का। 22 से 24 अक्टूबर के बीच 2024 तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ओके, ये जो शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो रूस के कजान शहर में। ओके, रूस न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को मजबूत करना। ओके, यहाँ से आपका 70 BPSC में एक क्वेश्चन भी है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया था रूस। ठीक है, कजान में घोषणा पत्र क्या क्या हुआ देखते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा पर भुगतान के लिए अस्थायी मुद्राओं को बढ़ावा देना। ओके, और ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज, ब्रिक्स अनाज विनिमय और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए समझौता। ओके, तीसरा जो है ब्रिक्स के विस्तार के लिए 13 देशों को आमंत्रित किया गया। इसमें क्या कौन कौन देश है? क्यूबा है, बोलिविया है, बेलारूस है, तुर्की, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, युगांडा है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ओके, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को मान्यता दी गई। इसमें आप गौर करेंगे तो जो हमारा है 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। ओके, तो इस पे हम बाद में वीडियो लाएंगे। इंडोनेशिया जो ब्रिक्स से जुड़ी है इस पे। ओके, ब्रिक्स शब्द का आविष्कार ब्रिक्स शब्द का आविष्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में उभरती अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। ये जो ब्रिक्स नाम दिया गया है यह किस लिए दिया गया? तो पहला तो है ब्रिक नाम था। ओके, एस तो दक्षिण साउथ मिलने के बाद ये इसका एस नाम ब्रिक्स नाम पड़ा। ओके,
दक्षिण अफ्रीका। ओके, पहला देखते हैं। वर्ष 2006 में समूह ने सर्वप्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, इसलिए 100 चुना। ओके, सॉरी। ब्रिक्स बनाने का महत्व क्या? वैश्विक जनसंख्या का लाभ लगभग 41% भागीदारी, वैश्विक जीडीपी का 24% हिस्सा, वैश्विक व्यापार में 16% योगदान। ओके, चलिए अब हम बिहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी के डायरी में रह के ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट क्या होता है तो चलिए वीडियो में जानेंगे। यह स्रोत कहाँ से? द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहत्ता में राज्य के पहले सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं का मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। ओके, इसका एक ही उद्देश्य है। ओके, मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु की बात करें तो उद्घाटन वाले दिन ही यहाँ से 90 कंटेनरों की पहली खेप, यानी कि पहली बार ओके भेजी गई। कहाँ? तो ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इंग्लैंड पोर्ट भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से सीधा जुड़ा हुआ है। जहाँ पहली खेप कहाँ भेजी गई, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। ओके, विभिन्न जगहों से बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के दौरान ड्राई पोर्ट, यानी कि ड्राई पोर्ट का मतलब है कि समुद्र में इसका कोई संबंध नहीं, समुद्र से इसका कोई संबंध नहीं, यह डायरेक्ट ट्रेन जैसा होता है उसी प्रकार आ जाएगी। ओके, पोर्ट एक सेतु के रूप में काम करता है। यहाँ कंटेनर और अन्य सामानों के अस्थायी रूपरेखा समझाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक द इंडियन एक्सप्रेस का स्रोत है। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह विश्व भर में 1.1 अरब से अधिक तीव्र गरीब में रह रहे व्यक्ति की गणना है। ओके, गरीबी आबादी से आधे से अधिक 584 मिलियन जो है वह करीब 18 से कम उम्र की आयु के बच्चे हैं। जो गरीबी में है 584 मिलियन बच्चे जो है ना 18 उम्र की कम आयु के। ओके, सर्वाधिक गरीब वाले देश देख लेते तो पहला जो हमारा आता है वह है भारत। ओके, पाकिस्तान 93 मिलियन आबादी है गरीबी में, इथियोपिया 86, नाइजीरिया 47, ओके, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66। ओके, इन 5 देशों में वैश्विक गरीबी की हिस्सेदारी विश्व की गरीबी में 48.1 है। देख सकते हैं कितना गरीबी है। सबसे पहला नंबर हमारा भारत आ रहा है। ओके, चलिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसे कौन जारी करता है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानक विकास पहल द्वारा विकसित किया जाता है। यह जो है
दो संगठन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे पहले वर्ष 2010 में जारी किया गया था। वैश्विक MPI 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करते हैं। MPI 0 से 1 तक होता है तथा उच्चतर मान उच्च गरीबी को दर्शाता है। नोट: भारत का MPI मूल्य 0.015 है। जैविक विविधता सम्मेलन GVD का 16वां संस्करण। यह कहाँ का स्रोत है? द हिंदू का स्रोत है। हाल ही में अक्टूबर से नवंबर 2024 तक जैव विविधता पर सम्मेलन का जिसे COP कहते हैं, COP 16 कोलंबिया में आयोजित किया गया। जो COP 16 का आयोजित किया गया था, कोलंबिया में आयोजित किया गया। ओके, COP 16 के आनुवंशिक संशोधन पर डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए कैली फंड की स्थापना की गई। स्वदेशी समूहों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए अस्थायी सहायक निकाय की स्थापना की गई। ओके, जैविक विविधता पहलों का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष $200 मिलियन सुरक्षित करने में सहायता के लिए नया संसाधन जुटाने का रणनीति किया। ओके, विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। आक्रमण विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन। ओके, जैव विविधता पर सम्मेलन GVD कब पहले नंबर 1982 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम था। जैव विविधता सम्मेलन GVD 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम था। सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसका जो सचिवालय है GVD का, वह है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। CVD को 196 देशों का द्वारा अनुसमर्थन किया गया। यह अमेरिका एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य है जिसने इस अभियान की पुष्टि नहीं की है। इसमें अमेरिका की पुष्टि नहीं हो। क्या COP 16 का मुख्यालय 30 गुणित लक्ष्य को प्रगति में तेजी लाना। ओके, SCO शिखर सम्मेलन 2024 स्रोत का है बिजनेस स्टैंडर्ड। ओके, शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासना अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। शिखर सम्मेलन का भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर ने किया था। ओके, SCO शिखर सम्मेलन 2025 भारत और पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण संबंध है उसके बीच रहा। ओके, यह आयोजन लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय द्वारा पाकिस्तान की पहली स्तरीय यात्रा थी। 9 वर्षों के बाद ही इसमें पहली यात्रा की गई भारत की तरफ से। ओके, शंघाई सहयोग संगठन SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में SCO के 10 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और 2023 में बेलारूस भी शामिल हो गया था। SCO के 2 अस्थायी निकाय है। सचिवालय इसका कहाँ है? इसका कहाँ है? बीजिंग में। ओके, टास्क
कांड में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RTS की कार्यकारी समिति को क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर केंद्रित है। ओके, चलिए आप जानते हैं 5 नई भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा। जो हमारे जो है शास्त्रीय भाषा को पाँच जो भाषा उसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा मिली है। स्रोत है PIB की। ओके, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अक्टूबर 2024 में 3 अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। ओके, शास्त्रीय भाषा है क्या? शास्त्रीय भाषा भारत की गहन और प्राचीन संस्कृति विरासत के संरक्षण के रूप में काम करती है, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। ओके, इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। भारत सरकार के वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया। शास्त्रीय भाषा दर्ज निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए। इसके प्रारंभिक ग्रंथ व अभिलिखित इतिहास की अद्वितीय प्राचीन 1000 वर्षों से अधिक है। दूसरा जो है प्राचीन साहित्य ग्रंथों और एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ी द्वारा एक अमूल्य विरासत माना जाता है। परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली होनी चाहिए। चौथा है शास्त्रीय भाषा और साहित्य भाषा। आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है। ओके, भारत में शास्त्रीय भाषाएं तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिया है। 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। ओके, भाषाओं से संबंधित राज्य महाराष्ट्र जो मराठी भाषा है, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृतिक भाषा है। पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमिया। ओके, नेपाल भारत बांग्लादेश त्रिपक्षीय समझौता क्या है? यह फर्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस का स्रोत है। ओके, हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। ओके, इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है? मुख्य बिंदु की बात करें, नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगी। ओके, सेकेंड है भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 MP वाट पन बिजली निर्यात करेगा। ओके, बिजली की प्रति यूनिट 6.4 सेंट यूनिट तय की गई है। ओके,
बिजली के निर्यात से नेपाल को सालाना करीब 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी। यह दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक व्यापक गति को रेखांकित करता है। नेक्स्ट में है PSLV C-37 मिशन की ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। यह कहाँ का है? द इकोनॉमिक्स टाइम का स्रोत है। ओके। इसरो के अनुसार 7 साल पहले 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले PSLV C-37 रॉकेट का ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। यह उपलब्धियां अंतरिक्ष मलबे मतलब गंदे कूड़े कचरे को कम करने के वैश्विक प्रयासों को अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने के इसरो के लक्ष्य समर्थन करती है। धरती पे तो मलबा है ही, इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी देख सकते हैं। इसकी मुख्य बिंदु की बात करें तो इसरो का लक्ष्य है PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना है। इसरो के अनुसार उपग्रहों को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण, जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है, को लगभग 470 गुने 494 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ दिया गया है। समय के साथ इसकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई है। PSLV C-37 को 2017 में लॉन्च किया गया है, जिसने एक वर्ष में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनमें 101 विदेशी उपग्रह थे। ओके। अब अगला देखते हैं। भारत का 5वां चंद्र मिशन लुपेक्स। ओके। कहाँ का स्रोत है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। भारत के अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स को मंजूरी दी है। लुपेक्स भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ओके। इसकी मुख्य बिंदु की बात करें तो यह मिशन मुख्यतः चंद्रमा के संसाधनों, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पानी की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। लुपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह ड्रिलिंग और साइट का प्रयोग करके विशेष उपकरणों का उपयोग करने के क्षेत्र का पता लगाएगा, जो अस्थायी करके उन क्षेत्रों का पता लगा सकती है जो रूप से छायादार स्थान है, जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। उसी भाग में यह लुपेक्स को रखा जाएगा। लुपेक्स की जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाली मशीनों की योजना बनाने में मदद करेगी, जिसमें वे मशीन भी शामिल है जो चंद्रमा के नमूने
वापस धरती पर जा सकते हैं। यह मिशन चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थिति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य ये किस लिए है? तो चीतों का दूसरा निवास स्थान। ओके, स्रोत का है डाउन टू अर्थ। कूनो नेशनल पार्क में 1 साल से ज़्यादा समय तक कैद रहने के बाद 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते अग्नि और वायु के मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा गया। ओके, गांधी सागर कूनो नेशनल पार्क के बाद चीतों की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा स्थल बन जाएगा। प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता क्या है? प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य देश में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना। इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना। अब देखते हैं रतन टाटा। ओके, यह बहुत बड़ी हस्ती है हमारे भारत की, तो चलिए देखते हैं यह क्या की है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और दयालुता के प्रतीक रतन टाटा का निधन हो गया। ओके, व्यक्तिगत जीवन। इनका व्यक्तिगत जीवन क्या था? रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी जोरोएस्ट्रियन परिवार में हुआ। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें 2021 में असम वैभव, 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण शामिल है। ओके, इनको उपाधियाँ के वर्ष 1991 में वे JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष बने। 1991 से 12 में ये जो काल था 1991 से 12 तक रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट के बड़े समर्थक हैं और उन्होंने अपने 65% से अधिक शेयर दान में दे दिए हैं। और उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जो एक कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता को किफायती परिवहन उपलब्ध कराना था। उन्होंने महत्वपूर्ण संगठनात्मक सुधार लागू किए, जैसे सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और युवा प्रतिभाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देना। वर्ष 2008 में फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। जनवरी 2022 में टाटा समूह द्वारा सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया। ओके, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। भारत इथेनॉल का कौन सा बन गया है? तो तीसरा। ओके, सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया। न्यूज ऑन एयर स्रोत का है न्यूज ऑन एयर। हाल ही में आयोजित इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। मुख्य बिंदु की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील मिलकर दुनिया का
80% इथेनॉल उत्पादन करते हैं। यूएसए मुख्य रूप से मक्का से और ब्राज़ील गन्ने से इथेनॉल उत्पादन करते हैं। भारत सरकार ने 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। बाजार में E20 पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल होता है और E100 ईंधन जिसमें 90.95 इथेनॉल पेश किए गए हैं। ओके, इथेनॉल जिसे एथिल एल्कोहल, इसको शॉर्ट फार्मूला के H2H5OH भी कहा जाता है, उत्पादन गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल कहाँ से किया जाता है? गन्ना, मक्का और गेहूं से किया जाता है। इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने की लक्ष्य के अनुरूप। चलिए अब बिहार की कुछ खबर देख लेते हैं। बिहार में नीलगाय और जंगली सुअर। नीलगाय किस तरह की होती है? जैसे जस्ट लाइक हॉर्स, घोड़ा टाइप की दिखती है। ओके, और जंगली सुअर भी सुअर जैसा ही दिखता है बट थोड़ा अलग टाइप का दिखता है। हाल ही में बिहार सरकार के नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्होंने मारने की अनुमति देने का फैसला किया। यानी कि नीलगाय और जंगली सुअर जो है वो किसानों को थोड़ा ज़्यादा ही क्षति पहुंचाते, इसी कारण बिहार में इन दोनों जानवरों को मारने का आदेश दिया है। इसकी मुख्य बिंदु क्या है? यह अभियान सबसे अधिक प्रभावित जिले जैसे कौन कौन जिले में? वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान एंड समस्तीपुर। ओके, इन जिलों में नीलगाय की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि सुअरों की संख्या 67,000। नीलगाय और जंगली सुअर फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग किसान प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा देता है और बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअर की वजह से फसल नष्ट हो रहे हैं। यहीं पे हम देखते हैं दूसरा अन्य देश की खबर। तो हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने भी सूखे से प्रभावित वाले क्षेत्रों में समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया है। चलिए चंद्रयान 4 मिशन को हम देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आने और नमूने लाने की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन। ओके, मुख्य बिंदु की बात करें तो चंद्रयान 4 का मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की गई, यानी कि मंजूरी दी है। ओके, लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के साथ साथ दोनों के अतिरिक्त भाग को समझने के लिए बेहतर उपयोगी रहेगा। ओके, एक मैन मिशन टू मून अनंत। अतः भारतीय अंतरिक्ष यान के चंद्रमा पर उतरने वर्ष 2040 तक नियोजित और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करेगा। चंद्रयान 4 के अलावा इसरो को शुक्र ग्रह के रिसर्च के लिए भी मंजूरी मिली है। वीनस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटर मिशन, उसका नाम रखा गया। शुक्र की ग्रह रिसर्च के लिए ऑप्टिकल मिशन रखा गया। ओके, VOM।
देखते हैं कि 23वें विधि आयोग का गठन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। विधि आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए की जाती है। मुख्य बिंदु की बात करें तो विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सशक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था और स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष MC शीतलवार थे और मार्च 2024 में विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। ओके, अब देखते हैं त्रिपुरा शांति समझौता। त्रिपुरा शांति समझौता क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य के साथ मिलकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पे हस्ताक्षर किए, इनके साइन किए हैं। समझौते का मुख्य प्रावधान क्या है? NLFT और ATTF ने हिंसा का रास्ता छोड़ने और अपने सभी हथियार और गोला बारूद त्यागने तथा अपने सशस्त्र संगठनों को भंग करने पर सहमति की है। इस समझौते के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। सरकार ने उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं और जहां दोनों उग्रवादी समूह सक्रिय हो सके, यानी कि अब जब छोड़ दिए उग्रवादी का रास्ता अपनाना तो उनके क्षेत्र में थोड़ा अच्छी पहल चलेगी सरकार द्वारा और रुपए निर्धारित किए गए हैं। और NLFT और ATTF ने राज्य में 35 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त कर त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की, पुष्टि की है। चलिए डेंगू के देख लेते हैं। डेंगू के खिलाफ भारत का पहला वैक्सीन ISMR और पैनिसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के साथ भारत में पहला डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण रोहतक में शुरू किया। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोहतक कहाँ है। यह परीक्षण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर किया जाएगा। पैनिसिया की वैक्सीन में डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप के जीवित कमजोर और संस्करणों का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रभावी टीका विकसित करना जटिल है क्योंकि इसे सभी 4 डेंगू वायरस सीरोटाइपों और DENV1, 2 और 3, 4 में अच्छी प्रभावकारिता हासिल करनी होगी। डेंगू के कुछ कारण जान लेते हैं।
डेंगू हड्डी में तोड़ बुखार, यानी कि जब डेंगू होता है तो हड्डी में कुछ बहुत ही ज़्यादा दर्द और बुखार महसूस होती है। एक वायरस संक्रमण है। तो डेंगू क्या है? तो वायरस संक्रमण है जो एडिज मच्छरों से लोगों में फैलता है। यह मानव में कैसे फैलता है? तो एडिज मच्छरों से लोगों में फैलता है। डेंगू भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले में वर्ष 2024 में 7.6 मिलियन हो गया है और भारत में 75 से 80% मामलों में लक्षण स्पष्ट अभी तक नहीं हुए। चलिए वक्का संशोधन देख लेते। वक्का संशोधन, यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्का अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्का संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामिक मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई अचल या अचल संपत्ति वक्का कहलाती है। यानी कि बहुत सारा ज़मीन अगर धर्म के हिसाब से वो दान की गई तो वह क्या कहलाएगी? तो वक्का संपत्ति कहलाएगी। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्का प्रबंधन, सशक्तिकरण और दक्षता और विकास अधिनियम 1955 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्का घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्का के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्का नहीं रह जाएगी। अनिश्चित स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा कि वक्का संपत्ति है या नहीं। ओके, यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्का बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्का है या नहीं। पहले वक्का का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति और प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों के सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। पहले यह वक्का आयुक्त करते थे, मगर अब कलेक्टर को सर्वेक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व के अनुसार कानून के अनुसार किए जाएंगे। और विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्का परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम समुदाय में 2 महिलाएं होनी चाहिए। ओके, वक्का बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगाखानी समुदाय से भी 1 सदस्य होने चाहिए। अगर उनके पास राज्य में वक्का है तो विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है: पंजीकरण, पहला पंजीकरण, दूसरा वक्का के खातों का प्रकाशन और तीसरा वक्का बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। केंद्र सरकार CAG या किसी नामित अधिकारियों से
वक्का के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार है। ओके। नोट, वक्का बोर्ड के पास सशस्त्र बलों से और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि समिति किसके पास है? तो भारत के सशस्त्र बलों के पास, दूसरा रेलवे के पास। ओके, भारतीय रेलवे। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया। ओके, अब देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। यह कहाँ की जरूरत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्लस पीआईबी। ओके, गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिता की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की गई थी। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान लेंगे। जो जितने कानून है ना, इसके बदले एक नया कानून इसी में ऐड हो गया। ओके, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। ओके, भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। ओके, यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुआ था। IPC 1860 में 23 अध्यक्ष 511 धाराएं थी, जिसे BNS 2023 में 20 धाराएं और 358 धाराएं समायोजित किया गया। विषय क्या क्या है? और विषय IPC BNS। हत्या के लिए धारा 300, धारा 101 BNS। हत्या के लिए धारा 302 और धारा BNSS धारा 103। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा 303 और BNS 104। बलात्कार के लिए IPC धारा 375 और BNS धारा 63। ओके, और भी है दहेज और मानव तस्करी, चोरी के लिए सजा। ओके, नए प्रावधान को जोड़ा गया। जो अभी नया प्रावधान क्या क्या है? पहला है धारा 48, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना। दूसरा है 59, धारा 69, छल पूर्वक तरीके से आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। तीसरा में क्या है? धारा 95 में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए या काम पर रखने या उसे शामिल करना। ओके, और यानी कि किसी बच्चे को अपराध करने के लिए और काम पे रखने, अपराध करने के लिए काम पे नहीं रख सकते। संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध। ओके, धारा 113 आतंकवादी कृत्य। छठा में क्या है? धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। साथ में क्या? 226 वैध शक्तियों के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। आत्मा क्या है? धारा 304 छीनना या स्नैचिंग। ओके, प्रमुख विलोपन
अप्राकृतिक यौन अपराध, धारा 377 अभिचार और ठग। ओके, नए प्रावधान को शामिल करना। धारा 86 घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। और तीसरा क्या है, संपत्ति कुर्की, जब्ती या वापसी। चौथा, पुलिस यानी कि धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। पाँचवा में धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य। धारा 356 आपराधिक की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना और धारा 472 मृत्युदंड के मामले में दया याचिका। और धारा 530 में है इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। बीएनएसएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं। एफआईआर जिसे कहते हैं, ये एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कोई भी कुछ भी हो। यानी कि पहले क्या रहते थे कि जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर करवा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं। आप जो एफआईआर किसी भी आपका कोई भी क्षेत्र में अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया, इनकी घटना घट गई, तो आप किसी भी उस नज़दीक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है और प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। जो ये नहीं कि एफआईआर कर लिया और जांच नहीं, यह 14 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग। बलात्कारी पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। इसे बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा। यानी ये जरूरी नहीं कि आप पुलिस स्टेशन है, आपको घर पे हैं आप, अगर आपके साथ कुछ घटना हो गई तो आप ऑडियो और वीडियो पुलिस के द्वारा आप रिकॉर्ड की जा सकती है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। 15 वर्ष या कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग, व्यक्तिगत गंभीर बीमारी पीड़ित या किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन न बुलाया जाएगा। यानी कि क्या क्या कहा गया है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 60 वर्ष से के अधिक, इनके 60 के ऊपर के बुजुर्ग को या कोई भी हो, और विकलांगता, गंभीर बीमारी, ये सबसे जूझ रहे को पुलिस स्टेशन बयान दर्ज करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि पुलिस के पास जाएगा और उनका ऑडियो वीडियो के टाइप से एफआईआर दर्ज करेंगे। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया बयान दर्ज करना। ओके, गिरफ्तारी। 3 वर्ष के कम कारावास की सजा वाले अपराधों में डीएसपी की अनुमति बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने या और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती में 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांग जा सकता है। आरोपी की रिमांड बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है।
उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है, उस मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्षों से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। BNS और पॉक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामले में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। ओके, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को देखते हैं। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है। लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। इसके प्रावधान देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानून वैधता प्राप्त होती है। द्वितीयक साक्ष्य इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया जाएगा और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेज के समकक्षों की बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। DNA साक्ष्य की स्वीकृति के लिए विशेष प्रावधान। चलिए अब हम देखते हैं साइंस एंड टेक्निक के रुद्रम 1 मिसाइल। ओके, हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। ये रुद्रम किसके लिए है? तो भारतीय वायुसेना के लिए। ओके, और किनके द्वारा? तो यह एंटी रेडियो मिसाइल रुद्रम 1 इसका नाम है और शॉर्टकट में से रुद्रम 1 कहते हैं। मुख्य विशेषता की बात करें तो यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियो मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इंटीरियर और नेविगेशन सिस्टम INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक अलग-अलग ऊंचाइयों से परीक्षित किया जा सकता है। नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धर्मों समुदायों के मामलों पर लागू होती है। ओके, इसे राज्य की नीति निर्देशित तत्व सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होती है। ओके, जो समान नागरिक संहिता है वह क्या है? सभी धर्मों और समुदायों पर लागू होती है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। इसे गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में
लेकिन स्वतंत्र से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य, यानी कि जो समान नागरिक संहिता जो है वह उत्तराखंड में जो है वह आज़ादी के बाद पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता लागू किया है। और इससे पहले जो गोवा भी है समान नागरिक संहिता लागू करने में, मगर वह देश आज़ाद होने से 1947 से पहले यानी कि 1867 में लागू किया था। ओके, उत्तराखंड के स्वतंत्र समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। पूछा समान नागरिक संहिता किस सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में यह पांच संसदीय समिति का गठन किया गया। शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 1617 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। ओके, BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून सिफारिश की थी, भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून। ओके, यह क्या है, हिंदू व्यक्तिगत कानून। तो देखते हैं क्या कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। ओके, हिंदू मतलब ये नहीं कि बस हिंदू, यानी कि हिंदू में है सिख, बौद्ध और जैन। ओके, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, यह क्या है, तो व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937, पारसी अधिनियम कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 और ईसाई व्यक्तिगत कानून अधिनियम 1872। भारी आवाज को इग्नोर कीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव। हाल ही में लाल किला रांची से प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आए। और बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा कर सकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। आज हर योजना पहले ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव से ही चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधियों विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में यह अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव गठित की गई थी और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। ओके, समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी, तो मुख्य सिफारिश थी कि लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ चुनाव 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों में चुनाव, यह किस अनुच्छेद 324 में लागू किया जाएगा। और सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में कई नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। ओके, पिछले लोकसभा कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए इनकी लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में आती है या बहुमत खो देती है सरकार, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, बल्कि ये नहीं कि उसके लिए फिर से चुनाव कराया जाएगा, इनके बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे। जब राज्यसभा विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्व कार्यकाल के अंत तक अविश्वास अस्तित्व में रहेगा, जब तक इसे पहले से भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो सदन
के सदस्यों और राज्यसभा के विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है में संशोधित करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। वन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन है कि अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि और अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थिति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान इसमें जुड़े हुए हैं। ओके, विधि आयोग की 170वीं बैठक और 255वीं रिपोर्ट वन के पक्ष में है। ओके, नोट यहाँ कुछ मुख्य समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, संजय कठोरिया और अधीर रंजन चौधरी। अब हम देखते हैं सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 जो है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं को कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ की जुर्माना प्रावधान यह केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू के लिए अधिसूचित किया। यानी कि अभी बहुत से परीक्षा हम देख सकते हैं, जैसे BPSC हो गया, नीट हो गया, बहुत से एग्ज़ाम जैसे वनडे हुआ या ईयर वाइज जो एग्ज़ाम होता है सब में देखते हैं कभी कभी क्या होता है पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसी कारण जो इसमें पकड़ा जाएगा उसको 5 साल की जेल है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। इसलिए यह करना ज़रूरी भी था, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ी आ ही जाती है। कभी पेपर लीक भी हो जाती है, तो कभी क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, बहुत तरह की बात है। ओके, प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें? न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिससे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। पहले तो 3 साल रहेगा, उसमें नहीं तो अब बढ़ के 5 साल भी हो सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना प्रावधान है और परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी और साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जो यानी कि जो इसमें जो अधिकारी होंगे और जो मेन जो होते हैं अधिकारी, अगर वो उनके द्वारा किया जाएगा तो उनके लिए 5 साल से 10 साल तक की जेल है और 1 करोड़ मैक्सिमम जुर्माना है। और जो थोड़े बहुत जो इसमें हाथ में शामिल रहते परीक्षाओं में और घोटाले में, उसके लिए मिनिमम 3 से 5 साल की जेल और मिनिमम 10 लाख तक की जुर्माना। अधिनियम के तहत सभी अपराधों संयुक्त और गैर जमानती है जो प्रावधानों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रतियोगिता UPSC, SSC, RBPS और NTA आयोजित केंद्रीय भर्ती और परीक्षाओं को कवर करता है। यानी कि ये जो इसमें है ये इतना एग्ज़ाम भी इसमें आता है, ये नहीं कि इसमें हुआ तो ये सभी, यानी कि ये सारे जैसे कोई भी एग्ज़ाम अगर आउट हुआ सिलेबस या कोई अपराध हो रहा है किसी अधिकारी के द्वारा और परीक्षा के लिए, तो उसको सजाए होगी। और नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो हाइड्रोन परियोजना। ओके,
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है और हाइड्रोन यानी कि ऐसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी AES का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट डेटा रील के लिए डायरेक्ट है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए एक मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनल को पूरक है। हाइड्रोजन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट यानी कि सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिटिक परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप में विस्तारित करेगा। जो दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट जो है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट क्या है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है? तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषता है कि 2015-2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीवन व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015-21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है। इसने लगभग 4000 पौधे और जानवरों की प्रजाति को प्रभावित किया है, जिनमें 3250 CITES से प्रविष्ट है। पशु प्रजाति का अवैध वन्य जीव व्यापार बाजार गैंडे के सींग 29% और पैंगोलिन के शक्ल 28%, हाथी दांत 15%, पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार देवदार 47% और शीशम 35%, अगरवुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध क्या कहता है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024-20 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। यह जो वन्यजीव रिपोर्ट है 16, 20 और 24 में आया है। अभी तक इनकी 3 बार आया है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरिक्ष और व्यापार कन्वर्सेंस CITES में सूचीबद्ध है। वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल यह कहाँ है? हाल ही में शोधकर्ता ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की चेटुमल खाड़ी में विश्व की सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे टांजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है।
मुख्य बिंदु की बात करें तो ताम ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट और 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम ताम खजाक रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल की बात करें तो ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके आधार पर शैल, चूना, पत्थर, संगमरमर, जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ये जो ब्लू होल है यह चूना, पत्थर और संगमरमर, जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने रहते हैं। ब्लू होल उर्वर घर समुद्री गुफाएं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्ष में हिम नदियों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी।